हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आभा जैन, स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट, लाइफलाइन हॉस्पिटल भोपाल। आज मैं आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट पीरियड जो कि प्रेगनेंसी का होता है, फर्स्ट 3 मंथ्स यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर या पहली तिमाही प्रेगनेंसी की, जिसका कि कैलकुलेशन होता है आखिरी महीने के पहले दिन से और ये 12 से 13 हफ्ते की होती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? पहला कि हार्मोनल चेंजेस होते हैं इसमें बॉडी में। जैसे ही प्रेगनेंसी होती है तो बहुत सारा ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का हार्मोन स्त्री के शरीर में बनने लगता है और ये हार्मोन्स के कारण उसको बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसका मेंशन मैं आगे करूँगी। दूसरा, यह पीरियड बड़ा ही संवेदनशील होता है गर्भस्थ शिशु के लिए, क्योंकि इस समय शिशु का जो डेवलपमेंट होता है उसमें उसका ऑर्गन डेवलपमेंट चालू होता है और इसी समय एनवायरमेंटल फैक्टर्स का उस पर बहुत ख़राब असर हो सकता है, उसमें विकार आ सकते हैं, जैसे कि इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, कुछ मेडिसिन्स और रेडिएशंस। तो इन सब चीज़ों से आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बिल्कुल ही बच के रहना है। यही पीरियड है जब सबसे ज़्यादा अबॉर्शंस होते हैं, इसीलिए कभी भी इस पीरियड में ब्लीडिंग, स्पॉटिंग, पेन की शिकायत होती है तो डॉक्टर से ज़रूर मिलना है। और यही पीरियड है अगर आप प्रेगनेंसी टर्मिनेट कराना चाहते हैं या अबॉर्शन कराना चाहते हैं तो इसी पीरियड में सेफ़ होता है। अब हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे कि आप प्रेग्नेंट हो गए हैं? देखिए, एक तो पीरियड जो आपको आना था वो पीरियड नहीं आया। अगर आपकी साइकिल्स रेगुलर हैं तो उसके 2-3 दिन बाद ही आप अगर टेस्ट कर लेते हैं ओवरडी होते ही, तो टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, जो कि कार्ड अवेलेबल है मेडिकल स्टोर्स पे, या तो आप किसी पैथोलॉजी लैब में जाके प्रेगनेंसी टेस्ट करा लीजिए। और कभी कभी ये होता है कि ब्लीडिंग भी हो जाती है, थोड़ी ब्लीडिंग होती है या स्पॉटिंग होती रहती है, पर नॉर्मल तरह की ब्लीडिंग नहीं होती है। ऐसे समय भी आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं, तो प्रेगनेंसी टेस्ट ज़रूर ही करा लीजिए किसी भी तरह की मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटीज़ हैं तो। अगर प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आता है तो जिनमें साइकिल्स बहुत इरेटिक हैं, जैसे लंबी साइकिल्स हैं 40 दिन की, 50 दिन की, तो एक बार प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आया, हो सकता है 5 से 7 दिन बाद पॉजिटिव आ जाए। इसीलिए जब तक या तो आपका पीरियड नहीं आ जाता है या प्रेगनेंसी टेस्ट कई बार कराने पर नेगेटिव है और आपका डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब नहीं करता है जो कि सेफ़ मेडिसिन होगी, लेने के बाद भी अगर गर्भ नहीं होगा तो महना आएगा, और अगर गर्भ होगा तो वो आपके बच्चे को हेल्प ही करेगा, तो उनसे ही प्रिस्क्राइब मेडिसिन जो है वो आपको लेना है। अब आपका टेस्ट पॉजिटिव आ गया, तब आप उन डॉक्टर से मिलिए जिनको आप आगे कंसल्ट करना चाहते हैं और जिनसे डिलीवरी कराना चाहते हैं। कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन से मिलिए। आपके डॉक्टर जब आप जाएंगे तो प्रेगनेंसी कंफर्म करेंगे, फिर आपको कुछ सप्लीमेंट्स देंगे। एक फॉलिक एसिड सप्लीमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उसको लेने से बच्चे में एक व्याधि होती है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, तो वो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने से बच जाएंगे। साथ में वो आपको कुछ मल्टीविटामिन्स देंगे, तो ये मल्टीविटामिन्स लेने से आपका नॉजिया, वॉमिटिंग्स थोड़ा सा कम होगा, सप्लीमेंट जैसे भी मिल जाएंगे आपको। और वो आपको फिर कुछ ब्लड टेस्ट कराने को बोलेंगे, प्रेगनेंसी प्रोफाइल। वो आपकी हिस्ट्री लेंगे कि आप पहले से किसी मेडिकल प्रॉब्लम से सफ़र तो नहीं कर रहे हैं, जैसे कि डायबिटीज़ है, थायराइड की कमी से, या फिर एपिलेप्सी या फिर डिप्रेशन, और उसकी आप मेडिसिन ले रहे हैं, तो वो आपकी मेडिसिन उस समय बंद कराएंगे और उसकी मेडिसिन जो कि सेफ़ हैं प्रेगनेंसी में वो चेंज कराएंगे। अब अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम आती है तो वो आपको थायराइड मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, और अगर डायबिटीज़ डिटेक्ट होती है तो उसके लिए वो आपको एडवाइस करेंगे क्या करना है। अब आता है सोनोग्राफी। पहली सोनोग्राफी जब आप जाएंगे तो वो, अगर आपको कोई ब्लीडिंग, स्पॉटिंग, पेन नहीं है तो वो बोलेंगे कि 14 से लेकर 18 दिन के बीच में आप एक सोनोग्राफी करा लीजिए। उससे ये पता लग जाएगा कि गर्भस्थ शिशु ट्यूब में नहीं है, गर्भ में ही है, यूट्रस में ही है। दूसरा, ट्विन्स, ट्रिपलेट्स तो नहीं है। तीसरा, उसका हार्ट बीट आ गई है कि नहीं। और दूसरी एक सोनोग्राफी होती है, वो 12 हफ्ते पे होती है। उससे ये पता लगता है कि कहीं जेनेटिक एबनॉर्मलिटी से तो सफ़र नहीं कर रहा है बच्चा,
और उसी के साथ में एक ब्लड टेस्ट होता है डबल मार्कर। ये दोनों कराने ज़रूरी हैं। अब अगर डबल मार्कर एबनॉर्मल आता है या आपके फैमिली हिस्ट्री है बच्चे में एबनॉर्मेलिटीज़ की या फिर किसी भी जेनेटिक प्रॉब्लम की, तो वो आपको इन्वेजिव टेस्टिंग के लिए एडवाइस कर सकता है, जैसे कि कोरियन बायोप्सी या फिर नॉन इन्वेजिव NIPT टेस्ट। अब आपको सिम्टम्स क्या होते हैं प्रेगनेंसी में? कभी कभी प्रेगनेंसी डायग्नोसिस सिम्टम्स से होती है। मैं हेड टू टो आपको बताऊंगी, सिर से पांव तक क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आपको। सबसे पहले तो आपको बहुत एंग्जाइटी, टेंशन, माइल्ड हेडेक, लाइट हेडेडनेस, ये सब आपको जो ज़्यादा हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं उसके कारण होंगी। साथ में आपको नॉजिया होगा, मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस इसीलिए बोलते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सुबह ही हो सकता है पूरे दिन हो। किसी किसी को फर्स्ट 3 मंथ्स में ज़्यादा होती है, बाद में ख़त्म हो जाती है, पर किसी किसी स्त्री को पूरे समय ही होती है। जो प्रेगनेंसी के जो सिम्टम्स हैं ये हर स्त्री के लिए अलग होते हैं। किसी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती और उसके पूरे 3 महीने आराम से निकल जाते हैं। अब आइज़, आपको आई स्ट्रेन होगा। नोज़ में स्टफीनेस होगी क्योंकि अंदर की लाइन जो है वो थोड़ी सूज जाएगी। साथ में कभी कभी नेज़ल ब्लीड भी हो सकती है। तो नेज़ल ब्लीड कभी होता है तो जस्ट अपने नाक को ऐसे पकड़ के रखिए थोड़ी देर, तो आपका नेज़ल ब्लीड बंद हो जाएगा। आपके ओरल कैविटी में दांत थोड़े लूज हो जाएंगे और कभी कभी गम ब्लीडिंग भी हो सकती है। और इस समय कैरीज यानी दांत में कैविटीज़ होना, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको ओरल हाइजीन बना के रखना है। फिर आपकी आती है फेस की स्किन। फेस की स्किन में पिगमेंटेशन हो जाएंगे, कोलाज्मा कहलाते हैं। ये पिगमेंटेशन के लिए आपको उस समय कोई ट्रीटमेंट नहीं लेना है, क्योंकि जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होगी ये पिगमेंटेशन बढ़ते जाएंगे और जब आपकी डिलीवरी होगी तो 70% ये पिगमेंटेशन कम हो जाएंगे, पर 30% किसी किसी केसेस में बने रहते हैं। अगर आपके थायराइड हाइपोथायराइड डिटेक्ट होता है तो थायराइड की गोली आपको ज़रूर ही लेना है। ब्रेस्ट में चेंजेस होंगे, ब्रेस्ट इनलार्ज हो जाएंगे क्योंकि प्रिपरेशन होगी बच्चे को दूध पिलाने के लिए। निपल जो है वो डार्क हो जाएंगे और निपल के चारों तरफ जो एरियोला है वहाँ पे छोटे 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 ग्लैंड्स जैसे उभर के आएंगे, वो नॉर्मल है। आपके पेट आपको फूला लगेगा क्योंकि आपकी आंत की गति कम हो जाएगी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के कारण, तो थोड़े से गैसेस ज़्यादा लगेंगे। आपको लगेगा अरे अभी तो 2 महीने की प्रेगनेंसी पर मेरा पेट इतना फूला क्यों लग रहा है। कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, वही आंतों की गति कम होने के कारण। साथ में नौजिया वगैरह होता है तो पानी, सब्जी, फल भी कम जाता है। आपके यूरिनरी ब्लैडर जो है वो थोड़ा इरिटेट होगा क्योंकि आपका यूट्रस बढ़ रहा है। उसके प्रेशर के कारण हो सकता है आपको बार बार यूरिन जाना पड़े। तो ये बार बार यूरिन जाना तो नॉर्मल है, पर कभी उस समय आपको जलन हो रही है यूरिन पास करते समय तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करिए। आपके पाँव में छोटी छोटी नसें उभरने लगेंगी, ये भी हार्मोन्स के कारण है। अगर वेरिकोज वेन से सफ़र कर रहे हैं तो वेरिकोज वेन्स जो हैं वो बड़ी मोटी मोटी हो जाएंगी तथा आपके लिए पेनफुल हो जाएंगे। आपके मसल्स में पेन होगा जो कि नॉर्मल है। और आपको इम्पॉर्टेंट ये है कि फुटवेयर्स जो आप पहनते हैं उस समय आपको हील्स नहीं पहननी है तथा सॉफ्ट फुटवेयर्स पहनना है। और पुराने अगर फुटवेयर्स हैं नीचे से घिस गए हैं तो उनको आप अलग करिए, क्योंकि गिरना आपके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है और हील्स पहनने के कारण आपको बैक एक और लोअर एब्डोमिनल पेन हो सकता है। यूट्रस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा तो उसके स्ट्रेचिंग के कारण लोअर एब्डोमिनल पेन मतलब पेट में नीचे दर्द व पीठ में नीचे की तरफ दर्द होगा तथा चेंज ऑफ पोजीशन में भी आपको प्रॉब्लम होगी। आप बहुत सारी फीमेल्स ये बताती हैं कि मुझको मट्टी खाने की इच्छा होती है, मुझको चौक खाने की इच्छा होती है। अगर आपको ये इच्छा हो रही है, इसको पाइका बोलते हैं, यानी आपको आयरन डिफिशिएंसी है, तो आपके डॉक्टर से बोल के आप आयरन सप्लीमेंट इस पीरियड में ले सकते हैं। और किसी किसी को स्मेल से बहुत प्रॉब्लम होती है कि किचन में जाते नहीं बन रहा है, बहुत सारे खाने में स्मेल आती है, तो आप
किचन में कम जाइए और आप ऐसे फूड प्रिपेयर करिए जिसमें स्मेल नहीं आती और ऐसी ही फूड आप खाइए। अब आता है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट तो है डाइट। डाइट में जो मैंने बताया स्मेल जो आती है उसके कारण बहुत सारी चीज़ें कुछ फीमेल्स नहीं खा पाती है। तो ऐसा नहीं है कि मैं रोटी नहीं खा पा रही हूँ तो मुझको खाना ही नहीं है, दिन भर भूखे पड़े हुए हैं, ऐसा नहीं करिए। अगर रोटी अच्छी नहीं लगती, हो सकता है चावल या ब्रेड आपको अच्छा लगे, आप बिस्किट्स बार बार खाइए सुबह उठते से ही बगैर ब्रश करें, क्योंकि रात भर जो एसिड सिक्रीट होता है उसके कारण आपको मॉर्निंग में ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो सुबह बगैर ब्रश करे आप 3-4 बिस्किट्स खा लीजिए, लड्डू खा लीजिए और उसके 15-20 मिनट बाद आके ब्रश करिए, क्योंकि ब्रश करने से भी नौजिया इनिशिएट हो सकता है। और दिन भर कुछ सॉलिड चीज़ें, सूखी चीज़ें आप खाते रहिए, जैसे बिस्किट्स हैं, आटा बिस्किट्स हैं, टोस्ट हैं, सूखे मठरियाँ हैं, ये सब बना के आप बार बार खाते जाइए। और लिक्विड्स जो हैं वो खाली पेट और बहुत सारी क्वांटिटी में इकट्ठा मत लीजिए। पानी भी आपको पीना है तो सिप्स में लीजिए। पानी नहीं अच्छा लग रहा है, उसमें नींबू डालिए, उसमें नमक डालिए और शक्कर डालिए, उसकी शिकंजी बना के फ्रिज में रख दीजिए और बार बार उसके सिप्स लेते रहिए। आप मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स का यूज़ करिए। अगर दूध नहीं पीते बन रहा है तो आप शेक्स बना लीजिए, उसमें कोई फल डाल के खा लीजिए और उसको पनीर बना के ले लीजिए, दही बना के ले लीजिए। पर आपको जो चीज़ पसंद आ रही है उस फॉर्म में लीजिए। कुछ कहते हैं कि भाई मैंने तो खाया और पूरा निकल जाता है। जब आप वॉमिट करते हैं तो पूरा नहीं निकलता है, केवल 20 से 30% निकलता है, बाकी आपके पेट में बना रहता है। इसीलिए वॉमिट करिए पर खाते जाइए। एक समय ऐसा आएगा कि आप खाने को, आपका पेट जो है वो बाहर नहीं निकालेगा और आपका नौजिया कम हो जाएगा और आप खुश रहेंगे। अब आपको फ्रूट्स जो हैं, एक बेसिकली ये है जो भी आपका उस मौसम में फ्रूट अवेलेबल है, कम से कम 2 फ्रूट्स, ½ kg वेजिटेबल्स, उसको सैलड्स के रूप में ले लीजिए, वेजिटेबल्स के रूप में ले लीजिए। वेजिटेबल्स नहीं खाते बन रहा है तो उसका स्टफ़ पराठे बना के ले लीजिए, सैंडविचेस में अच्छे से स्टफ़ करके ले लीजिए। फ्रेश फूड लेंगे वो आपके लिए अच्छा है। आपको रॉ फूड अवॉइड करना है। रॉ यानी कि जैसे कच्ची सब्जियों से सैलड्स बनाना, बाज़ार का आपको जूसेस पीना या गर्मियों में गन्ने का रस लेना, बाज़ार का पनीर, बाज़ार का दही, ये सब चीज़ों से आपको बचना है, क्योंकि इनसे आपको इन्फेक्शन आ सकता है और वैसे ही आपको नौजिया हो रहा है और अगर इन्फेक्शन आ जाएगा तो आपकी परेशानी और भी दूर हो जाएगी। आपको सब तरह के कोलास से बचना है। किसी भी तरह का एरिएटेड ड्रिंक नहीं लेना है, क्योंकि उससे भी नौजिया बढ़ता है। अगर आपको लेना है तो आप जूसेस की जगह पूरा का पूरा फल खाइए, उसको आइसक्रीम के साथ खा लीजिए, कस्टर्ड में मिला के खा लीजिए, जैसा भी खा सकते हैं। अब आपको किन चीज़ों से बचना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, सबसे पहले तो मैंने बताया कि रॉ यानी कच्चे फूड बाहर वाले, उससे आपको बिल्कुल बचना है। घर में भी आप स्प्राउट्स बनाते हैं तो उसको आप बॉईल करके लीजिए, ऐसे कच्चे स्प्राउट्स मत खाइए। आपको बाज़ार के पैक्ड फूड से बचना है। बाज़ार के आपको कोई भी रेस्टोरेंट से आप कुछ भी बुला के खा रहे हैं, पता लगा कि उसमें पता नहीं क्या फूड एडिटिव से कब का है, पुराना है, उसका आपको नौजिया, वॉमिटिंग और डायरिया हो गया। अब आपको जो है स्मोकिंग अगर करते हैं तो वो क्विट करना है। अल्कोहल बिल्कुल नहीं, रिक्रिएटिव मेडिसिन, ड्रग्स बिल्कुल नहीं, क्योंकि इनसे बच्चे में एबनॉर्मेलिटी हो सकती है और इसकी मेंटल और फिज़िकल ग्रोथ दोनों ही अफेक्ट होती है। आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज करना है। आप दिन भर बेड पे पड़े रहेंगे, नौजिया के, उल्टी के बारे में सोचते रहेंगे तो आप उल्टी ही करते रहेंगे। आप अपने आप को बिजी रखिए, आप थोड़ा सा बाहर घूमने जाइए, थोड़ा पार्क में जाके बैठ जाइए। आप टीवी पे वो प्रोग्राम्स देखिए जो कि आपको पॉजिटिविटी दें और उन प्रोग्राम से दूर रहिए, जैसे हॉरर शोज़ हैं या फिर कुछ प्रोग्राम जो कि आपको नेगेटिविटी से भर देते हैं, आप उनसे दूर रहिए। बहुत ज़्यादा मोबाइल नहीं यूज़ करें, बहुत ज़्यादा कंप्यूटर और लैपटॉप का यूज़ नहीं करें। सोते समय मोबाइल को अपने शरीर से कम 4 से 6 मीटर दूर रखिए। आपको मालिश नहीं करानी है, क्योंकि उसके कारण एबॉर्शंस भी हो सकते हैं और आपको चोट भी हो सकती है। ना आपको बैक पे करानी है, ना आपको पेट पे करानी है।
आपको सफ़र नहीं करना है, पहले 3 महीने में तो बिल्कुल ना करें, पर बहुत ज़रूरी है तो ट्रेन से करें, बस से या 4 व्हीलर से बिल्कुल नहीं। अगर आप अपने ऑफ़िस जाते हैं तो आप ऑफ़िस तो जा सकते हैं, और ऑफ़िस आप 4 व्हीलर से जाते हैं तो अगर बहुत लॉन्ग डिस्टेंस है तो किसी की हेल्प लीजिए। 2 व्हीलर पे भी आप बहुत भीड़ भरे जगह पर नहीं जाइए, क्योंकि वहाँ पे एक्सीडेंट होना और चोट लगने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। डेली रूटीन के वर्क आप पूरे कर सकते हैं। अगर आपका डुप्लेक्स है तो सीढ़ियाँ धीरे धीरे चढ़ उतर सकते हैं, उसकी कोई परेशानी नहीं है। पर कोई भी हड़बड़ी में किसी भी काम से आपको बचना है। आपको तेज़ चलने से बचना है। आप स्लो पेस पे वॉकिंग कर सकते हैं। आपको जिम ना जाए तो अच्छा है, क्योंकि वहाँ पता नहीं आपके ट्रेनर को ये पता है कि नहीं कि प्रेगनेंसी में क्या एक्सरसाइजेस कराना है, क्या नहीं कराना है। सिंपल वॉक, घर पे योगा कर लीजिए, घर पे मेडिटेशन कर लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है, या किसी ट्रेनर के गाइडेंस में ही आपको करना है। एक क्वेश्चन ये होता है कि इस पीरियड में संभोग कर सकते हैं क्या? इस पीरियड में संभोग कर सकते हैं, पर फ्रीक्वेंसी कम रखिए। पर अगर ब्लीडिंग, स्पॉटिंग, पेन की कोई कंप्लेन है तो नहीं करिए। इस समय विजाइना ड्राई हो जाता है प्रोजेस्टेरॉन नाम के हार्मोन के कारण, तो संभोग करते समय थोड़ा सा लुब्रिकेंट जैसे कोकोनट ऑयल या कोई वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट जेली का यूज़ कर सकते हैं। इस समय ही आपको आपके हस्बैंड और आपके फैमिली का मॉरल और फिज़िकल सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत होती है। आपकी ये जो जर्नी है ये आपकी खुशी खुशी निकले, आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं उसके आपका हस्बैंड और फैमिली सॉल्व करने में आपकी पूरी तरीके से हेल्प कर सकें, आपको पॉजिटिव एनवायरनमेंट घर में दें, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए आप अपने फैमिली और हस्बैंड को भी आपकी प्रेगनेंसी के हर चीज़ में इन्वॉल्व करके रखिए। अब आपको कब आपके डॉक्टर से मिलना है? अगर आपको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग्स हो रही हैं, आपको ब्लीडिंग, स्पॉटिंग हो रही है, आपको पेट में दर्द हो रहा है, यूरिन में प्रॉब्लम हो रही है, फीवर आ रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से मिलिए। आप कभी भी किसी दवा को ओवर द काउंटर खरीद के मत खाइए जब तक आपके डॉक्टर से ना पूछ लें। और रेडिएशन से आपको बचना है। कभी आपको एक्सरे की या फिर सीटी स्कैन की ज़रूरत पड़ती है तो डॉक्टर को आपको इन्फॉर्म करना है कि आप प्रेग्नेंट हैं। सो अपनी जर्नी को आपको अगर अच्छा रखना है और खुशमय रखना है, जिसके कारण आपका बच्चे का डेवलपमेंट भी अच्छा हो, तो आपको आपके हस्बैंड की, आपके फैमिली की व आपके डॉक्टर की टाइम टू टाइम एडवाइस लेते रहे। सो बी हैप्पी, सेफ जर्नी एंड एन्जॉय योर जर्नी। थैंक यू।